तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। राजस्थान प्रदेश में अभी इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में अक्सर कई बार पुरानी घटनाओं का जिक्र हो जाता है। तो इस बार की इलेक्शन में घटना का जिक्र हो रहा है, वो है बबरी हत्याकांड का। ये बबरी हत्याकांड जो घटना घटित हुई थी 2011 में हुई थी, आज उसी बबरी हत्याकांड की हम लोग बात करेंगे। आज की कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उसमें सबसे पहले है महिपाल मदेरणा, उसके बाद स्वयं भवरी और उसके बाद है मलखान सिंह और विश्नोई। ये महिपाल मदेरणा जो हैं ये 2003 में सबसे पहले भोपालगढ़ से विधायक जी बनते हैं और उसके बाद 2008 में ये ओसिया से विधायक बनते हैं। मदेरणा परिवार का राजस्थान की राजनीति में बहुत ही ज़्यादा दबदबा है। इनके पिताजी भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे, जिनका नाम था परशुराम मदेरणा। दूसरा राजनीतिक परिवार आता है विश्नोई परिवार। इनमें सबसे मुखिया जी थे वो थे राम सिंह विश्नोई। इन्होंने अपने जीवन में राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने गांव तिलवाशनी में सरपंच बनकर के की थी, जो बने थे 1958 में। 1958 में सरपंच बनने के बाद ये 2 बार बिलाड़ा के प्रधान भी रह चुके हैं। उसके बाद ये 1972 से 2003 तक ये 7 बार लूनी के विधायक रहे और 2004 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी राजनीतिक विरासत पीछे इनके सुपुत्र श्री मलखान सिंह विश्नोई संभालते हैं। साल 2008 में मलखान सिंह विश्नोई लूनी से एमएलए बन जाते हैं। एक अन्य जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, उसका जिक्र करेंगे, वो है भवरी। भवरी जोधपुर के उस गांव से बिलोंग करती हैं जो गांव किसी एक शख्सियत की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और वो गांव का नाम है बोरुंदा। भवरी पेशे से एएनएम थी, यानी चिकित्सा विभाग में नर्स का काम किया करती थी। लेकिन भवरी का एक और शौक था और वो शौक था राजस्थानी फिल्मों में गाना गाने का और एल्बमों में आने का। इसकी वजह से भवरी अक्सर अपने काम से एब्सेंट रहा करती थी। भवरी का जो संबंध है वो मलखान सिंह विश्नोई के साथ था। कहते हैं कि भवरी, जो कि स्वयं पहले से शादीशुदा थी, जिनके पति अमरचंद नट थे, बावजूद उसके भवरी के संबंध मलखान सिंह विश्नोई के साथ थे। लोग यहाँ तक बातें बनाते हैं कि भवरी और मलखान सिंह विश्नोई से एक पुत्री भी हैं। साल 2009 की बात है। भवरी अपने काम से बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहती थी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट में कोई उनके खिलाफ शिकायत कर देते हैं। शिकायत पहुंच जाती है जोधपुर के जिला कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब उस शिकायत में सत्यता पा लेते हैं, जिसकी वजह से भवरी को निलंबित कर देते हैं। अब कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। भवरी के संबंध मलखान सिंह विश्नोई जैसे शख्सियत के साथ थे, इसलिए वो किसी भी तरीके से घबराई नहीं। वो सीधा गई मलखान सिंह विश्नोई के पास। उनके पास जाकर के उन्होंने प्रेशर डाला विधायक जी पर कि मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। मलखान सिंह विश्नोई भवरी को महिपाल मदेरणा, जो कि उस वक्त अशोक गहलोत के कैबिनेट मंत्री थे, वहाँ लेकर के चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कहते हैं कुछ दिनों बाद मंत्रालय से जोधपुर कलेक्टर साहब के पास फ़ोन आता है कि भवरी को वापस बहाल कर दिया जाए, और भवरी बहाल हो भी जाती हैं। हो भी क्यों ना, जिसके संपर्क मंत्रालय तक हो जाए तो बहाल तो उसे होना ही था। भवरी और महिपाल मदेरणा की इस घटना के बाद ये पहली मुलाकात थी। कहते हैं इस मुलाकात के बाद महिपाल मदेरणा और भवरी के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध बन चुके थे और ये संबंध ही आगे जाकर के इन दोनों के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बना था। इस कहानी की एक सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं जिनका नाम है इंदिरा विश्नोई। इनकी चाहत इतनी बढ़ गई थी कि सारे घटनाक्रम की सूत्रधार कहते हैं इंदिरा विश्नोई ही थी। यदि इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तो आप पाएंगे कि यदि इस कहानी से एक पात्र जिसका नाम इंदिरा विश्नोई है, यदि इसको बाहर निकाल दिया जाए तो बाहर यदि वो नहीं हो इस कहानी में, तो न तो भवरी की मृत्यु हो, न वो सेक्स स्कैंडल की सीडी रिकॉर्ड हो, और न ये इतना सारा घटनाक्रम हो। लेकिन कहते हैं ना, चाहत जब बढ़ जाती हैं तो सारी घटनाएं हो ही जाती हैं। इस घटनाक्रम में भी यही हुआ। ये जो इंदिरा विश्नोई हैं, ये मलखान सिंह विश्नोई की बहन थी। इसकी एक ही चाहत थी, वो चाहत ये थी कि वो अपने भाई मलखान सिंह विश्नोई को कैबिनेट मंत्री देखना चाहती थी। लेकिन मंत्री बनना संभव नहीं था, क्योंकि उस वक्त ऐसा नियम बन गया था कि एक जिले से एक को ही मंत्री बनाया जाएगा। अब जोधपुर जिले से ऑलरेडी पहले महिपाल मदेरणा को मंत्री बनाया जा चुका था, इसलिए मलखान सिंह विश्नोई को अब मंत्री बनाना संभव नहीं था।
इंदिरा को ये चीज़ नागवार गुजरती थी। ये शातिराना दिमाग में एक प्लानिंग गई कि क्यों ना किसी तरीके से महिपाल मदेरणा को फंसा लिया जाए और उसे ब्लैकमेल करके प्रेशर डाल के इस बात का दबाव बनाया जाए कि वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। और जो ही वो इस्तीफा देंगे, इधर इनका भाई मलखान सिंह मंत्री बन जाएगा। लेकिन महिपाल मदेरणा को झांसे में ले तो कैसे ले। कहते हैं इंदिरा बिश्नोई ने अपनी ननंद को इसके लिए तैयार किया कि में इंदिरा की ननंद ने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करने वाली। उसके बाद इंदिरा ने भंवरी से बात की। अब कहीं ना कहीं शायद भंवरी जानती थी कि उसका संबंध और उसके भाई मलखान सिंह बिश्नोई के साथ है। लोग यहाँ तक बातें बनाते हैं कि इंदिरा भंवरी को कई बार मजाक मजाक में भाभी जी भी बोला कर लिया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इन दोनों के बीच में संबंध है। साजिश में भंवरी शामिल हो जाती है। अब ये बड़ी हैरानी और रोचक करने वाली बात है कि जो भंवरी पहले से शादीशुदा थी, उसका संबंध पहले से मलखान सिंह बिश्नोई के साथ था। अब ये इंदिरा के कहने पर किसी तीसरे मर्द के साथ न केवल संबंध बनाना बल्कि सीडी रिकॉर्ड करके उसको ब्लैकमेल करने तक की साजिश में शामिल हो चुकी थी। तय प्लानिंग के मुताबिक ऐसा ही हुआ। सीडी रिकॉर्ड हो चुकी थी पूरे 52 मिनट की। इस 52 मिनट की सेक्स सीडी रिकॉर्ड होने के बाद इंदिरा चाहती थी कि वो सीडी उसे मिले, लेकिन इधर भंवरी उसकी चाहत काफ़ी बढ़ चुकी थी। और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि लंबे समय से ये भंवरी जो थी, ये दोनों राजनीतिक जो परिवार थे काफ़ी दमदार थे, इन दोनों के संपर्क में थी। उसने बड़ी नज़दीक से सत्ता के पावर को और सत्ता के सुख को देख रखा था, इसलिए उसके अंदर भी एक शातिराना दिमाग जाग उठा और उसने सोचा कि क्यों ना, जब शख्स मेरे साथ, सीडी मेरी, तो मैं ये सीडी इंदिरा को दे क्यों दूँ, क्यों ना इस सीडी के सहारे मैं ही सौदेबाजी कर दूँ। अब भंवरी स्वयं चाहती थी कि उसे टिकट मिले, उसे कुछ पैसे भी मिले। इसकी वजह से उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहते हैं जनवरी 2011 तक उसने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरे पास महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई, इन दोनों की सीडी है। हालांकि मलखान सिंह बिश्नोई की सीडी कहीं भी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ये दोनों नेता काफ़ी डर चुके थे। डर का कारण ये था कि इन दोनों ने भंवरी से दूरियां बनाना शुरू कर दी, भंवरी से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखा। जनवरी 11 से जुलाई 11 तक भंवरी के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रहा। तो एक दिन जुलाई 11 में भंवरी ने जयपुर जाने का मानस बनाया। वो जयपुर पहुंच गई महिपाल मदेरणा के सरकारी आवास पर, और कहते हैं उस सरकारी आवास पर भंवरी ने बहुत ही ज़्यादा हंगामा किया। ये भी माना जाता है कि इस हंगामे में भंवरी के साथ काफ़ी मारपीट भी हुई थी। इस मारपीट के बाद भंवरी काफ़ी क्रोधित हो गई और उसने सोचा कि क्यों ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी वो चली गई अपोजिशन के पास, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस गई और वहाँ जाकर के उसने इस बात का जिक्र किया कि उसके पास एक सेक्स स्कैंडल यानी एक सेक्स की सीडी है महिपाल मदेरणा वाली, और वो सीडी यदि सार्वजनिक कर दे तो गहलोत सरकार चली जाएगी। अगले दिन ये खबर मीडिया में आ गई। मीडिया में आने की वजह से सरकार पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर का नतीजा हुआ कि दोनों नेता जो थे काफ़ी दबाव में आए। दबाव में आने के बाद इन दोनों नेताओं ने भंवरी के साथ बैठ करके सेटलमेंट करने की कोशिश की और सेटलमेंट की कीमत अदा की गई 60 लाख रुपए, यानी महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह बिश्नोई और भंवरी, इन तीनों ने मीटिंग में तय किया कि भंवरी को 60 लाख रुपए दे होगा। मामला सुलट ही रहा था कि इधर इनकी बहन मलखान सिंह बिश्नोई की बहन इंदिरा, उसका शातिराना दिमाग शांत नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो तो चाहती थी कि उसका भाई ही मंत्री बने, चाहे कोई भी कीमत हो। इसलिए उसने अपने भाई सोहनलाल के साथ एक प्लानिंग की, और वो प्लानिंग ये थी कि किसी तरीके से वो सीडी जो भंवरी के पास है वो हमें मिल जाए और बदले में हम भंवरी को रुपया भी न दे, और उस सीडी से हम महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। इसी प्लानिंग के तहत सोहनलाल ने शहाबुद्दीन गैंग से संपर्क किया और संपर्क के बाद 1 सितंबर 2011 को सोहनलाल ने भंवरी को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि राजू भाई, जो कि दरअसल शहाबुद्दीन था, वो राजू भाई बिल्लाड़ा में अपनी कैंपर गाड़ी लेके खड़ा है, तुम वहाँ जाओ, उनको सीडी दे दो और उनसे पैसे लेकर के आ जाओ। भंवरी अपने घर से निकल करके बिल्लाड़ा पहुँचती हैं। वहाँ शहाबुद्दीन यानी राजू भाई होता है, और दरअसल इस सारे खेल में एक धोखा ये भी होता है कि भंवरी को पता ही नहीं होता है कि वो कौन है।
दरअसल वो शहाबुद्दीन था और भंवरी को बताया गया था कि वो राजू भाई है। खैर, भंवरी उस राजू भाई की गाड़ी में सवार हो जाती हैं। गाड़ी शुरू हो जाती है। अब रोड पर तेज गति से गाड़ी भाग रही है। इन दोनों के बीच में डील होती है। इधर से पैसों की डिमांड होती है, इधर से सीढ़ी की डिमांड होती है। भंवरी सीढ़ी देती हैं और कहते हैं चलती हुई गाड़ी में ही शहाबुद्दीन ने सीढ़ी को जैसे तैसे प्ले करके एक चीज़ कन्फर्म किया कि जो सीढ़ी मुझे दी जा रही है क्या ये सही है। उसने कन्फर्म भी कर लिया कि सीढ़ी सही है। बदले में भंवरी को 1 रुपया नहीं मिला। तब तक भंवरी को शक हो चुका था कि गाड़ी किसी अनजान रास्ते पर तेज गति से क्यों जा रही है। भंवरी और राजू भाई यानी शहाबुद्दीन के मध्य झड़प हो जाती है। इस झड़प में कहते हैं कि राजू भाई ने भंवरी को बुरी तरह से पीट करके कैंपर की गाड़ी जो सीट है उस सीट के नीचे भंवरी को दबा रखा था। वहां पर लंबे समय तक दबाए रखने के कारण भंवरी का दम घुट गया। दम घुटने के कारण भंवरी की मृत्यु हो जाती है। अब ये मृत्यु जो होती है इस घटना का अचानक हुआ एक घटनाक्रम है, क्योंकि यहाँ इस घटना तक न तो शहाबुद्दीन यानी राजू भाई का और ना ही सोहनलाल का भंवरी को मारने का कोई प्लानिंग थी। उनकी तो सिर्फ इतनी ही प्लानिंग थी कि भंवरी से वो सीढ़ी ले ली जाए बस, और पैसा उसके बदले में नहीं दिया जाए। लेकिन अब चूंकि भंवरी मर चुकी थी इसलिए सोहनलाल और शहाबुद्दीन लगातार संपर्क में थे और उसी संपर्क और के मध्य एक प्लानिंग बनी। और वो प्लानिंग ये थी कि जाडोला नामक स्थान पर एक शख्स आएगा जिसका नाम था विष्णाराम। ये डेड बॉडी शहाबुद्दीन यानी राजू भाई उस विष्णाराम को भंवरी की डेड बॉडी सुपुर्द कर देगा। हुआ भी ऐसा ही। विष्णाराम ने भंवरी की डेड बॉडी को लिया और पिपाड़ के सूने जंगलों की तरफ जहाँ ईंट के भट्टे थे वहां लेकर के गया। अब दरअसल ईंट के भट्टों पर मिट्टी की बनाई हुई कच्ची ईंटों को पकाया जाता है। अब आप सोचिए उस धधकते हुए अंगारों के बीच में विष्णाराम ने भंवरी की डेड बॉडी को फेंक दिया। डेड बॉडी नष्ट हो चुकी थी और कहते हैं नष्ट होने के बाद उनकी हड्डियों तक को इकट्ठा करके दूर कहीं फेंक दिया गया था। यह सारा घटनाक्रम हो चुका था जिस दिन भंवरी को किडनैप कर दिया गया। वो तारीख थी 1 सितंबर 2011। उसी रोज उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसी रात उसको डेड बॉडी को जला दिया गया था। सबूत सारे नष्ट कर दिए गए थे। इस घटना के 12 दिन बाद भंवरी के पति अमरचंद नट थाने पहुंच जाते हैं और थाने पहुंचने के बाद FIR दर्ज करवाते हैं। FIR में लिखवाते हैं कि उनकी पत्नी पिछले 12 दिनों से गायब हैं और मुझे शंका है कि महिपाल मदेरना जो कि अशोक गहलोत सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं और मलखान सिंह विश्नोई जो कि लूणी के विधायक जी हैं, इन पे शक हैं। मुझे शक है कि इन दोनों ने मेरी पत्नी को कहीं गायब कर दिया। अब अगले दिन ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी। भाजपा जो कि अपोजिशन में थी काफ़ी प्रेशर पड़ा और उसके बाद अशोक गहलोत सरकार पे काफ़ी दबाव पड़ा। नतीजा हुआ अशोक गहलोत ने महिपाल मदेरना को अपने मंत्रिमंडल से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। इतना ही नहीं, इन दोनों नेताओं यानी महिपाल मदेरना और मलखान सिंह विश्नोई इन दोनों को कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया और जांच सौंप दी CBI को। CBI के पास जो ये जांच गई, इन सारी घटना के अंदर जितने भी पात्र जुड़े हुए थे एक एक करके सब के सब गिरफ्तार होना शुरू हो चुके थे। ये केस आज भी अदालत में पेंडिंग है। और जब CBI की जांच हुई तो एक घटना बड़ी रोचक तरीके से सामने आई। वो ये थी कि जिस रोज भंवरी का अपहरण हुआ कहीं न कहीं उसके पति को भी इस घटना का पता था। अमरचंद नट भी इसके अंदर कहीं न कहीं शामिल था। ये केस आज भी अदालत में पेंडिंग है। भंवरी इस दुनिया में नहीं है। आज की कहानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन खुला है, आप जरूर लिखिएगा। अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली कहानी आप ही की होती। मिलते हैं इसी तरह के किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।